स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एजुकेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और दिन रात एक करके मेहनत कर रहे होंगे आपके अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जो अध्याय 3 था हमारा, हमने सरकार चैप्टर पढ़ा था और उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अभी तक हमने एनसीईआरटी का जो 6 क्लास का जो एनसीईआरटी स्टार्ट किया है 6 स्टैंडर्ड का, उसमें हमने 3 टॉपिक पढ़ा दिए हैं। पहला जो टॉपिक है विविधता की समझ, दूसरा जो टॉपिक है वो विविधता एवं भेदभाव उसको, और तीसरा जो है सरकार। ये तीनों टॉपिक को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से हमने समझा है, जाना है कि इसके बारे में क्या होता है, और कुछ में बहुत सारे अच्छे जगह एग्जाम्पल भी हमने दिए हैं जिससे वो कॉन्सेप्ट हमारे बैक ऑफ माइंड में बैठ गया। और हमें उम्मीद है कि ये इससे भी बेहतर जो है हम लोग आगे करेंगे। और अभी हम लोगों ने जो चैलेंज स्टार्ट किया है 6 से 12th क्लास का एनसीईआरटी, वो बहुत ही जल्द ही जो है हम लोग ख़त्म करेंगे। आज जो है हमारा 6th स्टैंडर्ड का जो पॉलिटी हम लोग चालू किए हुए हैं, उसका ये चौथा अध्याय है, लोकतांत्रिक सरकार के कुछ मुख्य तत्व। इसमें देखते हैं कि क्या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही गवर्नमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इससे बहुत ही नॉलेज मिल रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है और बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है, तो आप इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे, उन लोगों तक भी एक्सेस किया जाए जिनको इस वीडियो का इंतज़ार था और जो किसी न किसी अभाव में जो 6 से लेकर 12th क्लास का एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, वो हमारे माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो है वो जुड़े और खूब मेहनत करें ताकि उनका सपना भी आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए दिन की शुरुआत एक नए चैप्टर के साथ। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है टॉपिक कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों से प्रभावित होने वाले कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब लोकतांत्रिक सरकार का क्या ऐसा काम है जिससे वो प्रभावित होती हैं, उनकी जनता प्रभावित होती है, उनके द्वारा ऐसे क्या नियम बनाए जाते हैं जो कि जनता के जीवन को भी प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। तो इसमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल होते हैं और ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। ये जितने भी चीज़ें हमने बताई हैं यहाँ पे, इसमें जो लिखी हुई ये बातें हैं, ये लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन, इसमें जनता की भागीदारी होती है, इसमें जनता का भी रोल होता है, सहभागी बनते हैं इसमें जनता। और समता, जो समानता होता है, न्याय होता है, इस पे विचार किए जाते हैं। और ये जो सारे एलिमेंट होते हैं, ये जो सारे मुख्य तत्व होते हैं, ये एक लोकतांत्रिक सरकार को व्यवस्थित, जो लोकतांत्रिक सरकार का व्यवस्था है उसको सफल बनाने में ये सहयोग करती हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था न हो तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, आइए इसे जानने के लिए हम दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं। अब दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है। अब ये बोला जा रहा है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले माया की क्या कहानी है। इसको हम अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि ये हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्रीफ करना चाहते हैं कि ये आपको दिख रहा होगा एक मैप, जिसको हम लोग विश्व का मैप भी बोलते हैं। विश्व का मैप, विश्व का चित्र, मैप। इस पर थोड़ा सा शॉर्ट देखते हैं, एक नज़र देखते हैं। ये हमारा उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ये हमारा दक्षिणी अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका। दोस्तों मैं वीडियो जो बन रहा है, जो एनसीईआरटी की जो भी बुक्स जो हम सब पढ़ रहे हैं, वो मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसके क्वालिटी में, वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा परेशान ना हो। समय के साथ ये भी सारी चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, आप लोग के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं बहुत जल्द से जल्द जो है इस पूरे एनसीईआरटी का जो 6 से लेकर 12 तक का जो भी एनसीईआरटी है उसको बहुत जल्द जो है वो ख़त्म कर दूँगा। ये दक्षिण अफ्रीका, जिसको हम लोग अफ्रीका भी बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका, ये सब दोस्तों हमारे महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हम पढ़ते हैं। ये यूरोप, ये है एशिया, जिसमें हमारा प्यारा सा भारत देश एशिया महाद्वीप में आता है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ नीचे ये जो बनता है, यहाँ पे आता है अंटार्कटिका। थोड़ा स्पेस का कमी है, इसलिए अंटार्कटिका ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप हैं। पहला हमने बताया उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, जिसको अफ्रीका भी बोलते हैं, यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और यहाँ पर जो है ये अंटार्कटिका होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 7 महाद्वीप होते हैं जो कि हमने इस मैप के थ्रू जाना। ये उत्तरी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, जिसको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका है, ये दक्षिण अफ्रीका है, जिसको अफ्रीका भी बोलते हैं। यहाँ यूरोप महाद्वीप है, यहाँ एशिया महाद्वीप है, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यहाँ पे, और ये नीचे जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग माया की स्टोरी, जो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली माया की स्टोरी क्या है, इसको हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ श्वेत, जो गोरे होते हैं, श्वेत को गोरे लोग भी बोलते हैं, अश्वेत को काले बोलते हैं। अश्वेत, अगर कोई आपको अश्वेत बोले तो समझिए कि वो आपको काला इंडिकेट कर रहा है। तो श्वेत मतलब गोरा हो गया, अश्वेत मतलब काला हो गया। और जिनकी त्वचा का रंग सांवला होता है, जैसे कि हम भारतीय हैं, तो हमारा जो है वो न ज़्यादा श्वेत है न ज़्यादा अश्वेत है, वो हम लोग का मिक्स है, वो हम लोग सांवले में आते हैं। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्षीय दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू नाम है, दक्षिण अफ्रीका की एक लड़की जिसका उम्र 11 साल है, वो जोहान्सबर्ग में रहने वाली है। जोहान्सबर्ग कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो वो दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू नाम की एक लड़की है जिसकी उम्र 11 वर्ष है। वो पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक मिला जो कि अखबारों के कतरने और तस्वीरों से भरा हुआ था। मतलब कि स्क्रैप बुक होता है जो जिससे कि वो जो पेपर का जो भी पेज का जो भी पेजेस होते हैं उसका पूरा मतलब समझिए कि वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको स्क्रैप बुक कहते हैं, पूरा कुतर देना। ठीक है, उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। 15 साल के एक स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी उस बॉक्स में। ठीक है, रजिस्टर सफाई करने उस बॉक्स में बहुत सारे मतलब 15 साल का जो बच्चा था, 15 साल का एक लड़का था, वो स्कूल जाने वाले बहुत सारी तस्वीरें उसकी थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। क्या नाम था उसका? हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी और माया को बड़ा झटका लगा था। माया
मतलब उसका नाम, जो लड़का का जो तस्वीर मिला था उस बॉक्स में, उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। और जब उसके बारे में माया ने अपनी माँ से पूछा तब उसको पता चला कि उस लड़के को पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को यह सुन के बहुत बड़ा झटका लगा और उसने पूछा, माँ ऐसा क्यों हुआ कि उस लड़के को गोली मार दी गई। ये माया है और ये माया की माँ। देख रहे होंगे तस्वीर में कि माया की माँ को कैसे चिन्हित किया जा रहा है। ये माया है, माया की माँ है। ये जब माया जो है इस बक्से को खोल रही थी तो इसमें एक लड़के का तस्वीर मिला उसको इस बॉक्स में। तो वो तस्वीर को देखते हुए माँ से ये पूछ रही है जिज्ञासापूर्वक कि माँ ये कौन है। तब माँ ने इसको ब्रीफ में किया, वर्णन करते हुए कहा कि बेटा ये जो है तस्वीर है वो हेक्टर पीटरसन की है, जिसको पुलिस ने इसको मार दिया है। तब ये शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, माँ ऐसा क्यों मारा गया, कोई पुलिस ऐसा क्यों मारेगी। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। अब यहाँ जो है माँ उसको समझा रही है कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून से शासित था, मतलब कि रंगों के आधार पे लोगों में भेदभाव किया जाता था और जो लोग उस रंग के नहीं थे उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको मार दिया जाता था। रंग भेद का मतलब क्या होता है? त्वचा चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब क्या होता है कि त्वचा चमड़ी, मतलब जो स्किन का जो चमड़ी का जो कलर है, जैसे हम लोग का चमड़ी, मतलब हम लोग का जो रंग भेद क्या है, हम लोग का रंग जो है वो सांवला है, तो भारतीयों का जो है ज़्यादातर सांवला ही होता है। तो उसके आधार पे जो है वो भेदभाव किया जाता था, उसको बोलते हैं रंग भेद जो कि रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाए उसको बोलते हैं रंग भेद। ठीक है। अब चमड़ी का रंग के आधार पर भेदभाव करना जो है वो रंग भेद कहलाता है। दक्षिण अफ्रीका की प्रजाति इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय या अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लिए न तो वे एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही वह किसी आम सुविधा का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंग भेद के कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था और उन्होंने बताया कि श्वेत अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे, अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग अलग होती थी और श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल भी की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत से ज़्यादा सामान सुसज्जित थे, जबकि वहाँ अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उसमें की सुविधाएं, जो सामान, जो गाड़ियों की जो मेडिकल जो इक्विपमेंट था वो कम था। मतलब जो सफ़ेद लोग थे उनके लिए सुविधाओं से लैस था, मतलब बहुत सारी सुविधाएं थी। और जो अश्वेत थे, जिनका जो है वो रंग गोरा नहीं था, उनका जो है मेडिकल इमरजेंसीज के लिए उतना ज़्यादा अच्छा फैसिलिटी नहीं था। ये भेदभाव था। जो लोग श्वेत थे उनकी अस्पतालों की गाड़ियाँ जो है वो हर सुख सुविधा से जो है वो माँ की आवाज़ में बहुत गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग हुआ करते थे और उनकी गाड़ियाँ भी अलग अलग हुआ करती थी। जो श्वेत लोग थे उनकी गाड़ियाँ जो थी वो मेडिकल इक्विपमेंट से बहुत ही भरी रहती थी और किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता था उनको। लेकिन जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनकी जो गाड़ियाँ थी वो मेडिकल इक्विपमेंट से ज़्यादा भरी नहीं रहती थी, बहुत सारी कमियाँ रहती थी, जिसके कारण वो समय पर अपना इलाज भी नहीं करवा पाते थे। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और उनके लिए रेल एवं बसें अलग होती थी और यहाँ तक कि वे श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग हुआ करते थे। देखिए कितना बड़ा भेदभाव था। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। जिनकी चमड़ी जो है वो काला था, ठीक है, जो अश्वेत थे, मतलब नहीं अश्वेत मतलब गोरा, जो गोरा नहीं था उनके लिए वोट देने का इजाज़त नहीं था।
देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इतना बड़ा, इतने लेवल पे जो है ये भेदभाव होता है। अब समझिए कि ये भेदभाव अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। आप ये सिर्फ इमेजिन करिए कि अगर ऐसा भेदभाव हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में अगर ऐसा भेदभाव होता है तो कैसा महसूस होगा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सारा जो हमने सपना देखा है एक अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो सारा सपना धराशायी हो जाएगा और लोग एक दूसरे से वो हीन भावना से देखना चालू कर देंगे, एक दूसरे में कटुता आ जाएगी, फिर कोई किसी भी तरह का जो है वो मधुरता का संबंध नहीं स्थापित हो पाएगा और हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो। सोवेटो दक्षिण पश्चिम के हिस्से में एक शहर था जहाँ सोवेटो था, जिसका नाम सोवेटो था, जहाँ सिर्फ श्वेत अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पिशन वहीं रहता था। अब हेक्टर पिशन जो चित्र में वर्णन किया गया था वो जो था वो सोवेटो में ही रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। वहाँ पे जो श्वेत लोग थे वे अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी भी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। हेक्टर को भी जो है और जो वहाँ मतलब वहाँ का अन्य विद्यार्थी है उसको भी जो है इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जाता था। वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। जुलू, जो हेक्टर जो था वो अपनी भाषा सीखना चाहता था जिसका नाम था जुलू। हेक्टर को अपना भाषा सीखने में इंटरेस्ट था, लेकिन उसको प्रेशर दिया जाता था वो सीखने के लिए अफ्रीकन भाषा की, तुम जो है वो अफ्रीकन भाषा सीखो, जुलू मत सीख। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाईं। उनमें से एक गोली जो है हेक्टर को लगी और वह बेचारा मारा गया। और 16 जून 1976 की घटना है यह, जब हेक्टर की मौत हो गई थी। और अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। वो दक्षिण अफ्रीका के एक जाने माने नेता थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ जो है बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन गया। उनकी इतने सालों का संघर्ष का परिणाम है कि 1984 में नेल्सन मंडेला को सफलता हासिल हुई और वो जो दक्षिण अफ्रीका जो गोरे काले में भेद करता था, अंततः वह जो है एक लोकतांत्रिक देश बन गया और तब से सभी प्रजातियों के लिए बराबर माना जाने लगा। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब होता है। सरकार अगर लोकतांत्रिक है तो हमारे लिए क्या अर्थ होता है उसका, क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो हमारे लिए गलत है। अब इस बीच में एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है कि अश्वेत लोग किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता कर रहे थे। इसकी सूची बनाइए और हेक्टर और उनके साथी किस बात के लिए खिलाफ आंदोलन कर रहे थे या संघर्ष कर रहे थे। क्या आप सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, ऐसा क्यों? इसके बारे में ये प्रैक्टिकल है जो कि एनसीईआरटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। एनसीईआरटी में इस तरह की बातें जो है वो और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती हैं। अब भागीदारी से समझते हैं कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं। आपने पिछले पार्ट में भी पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं कि हमको कौन सा जनप्रतिनिधि, हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, ये लोग डिसाइड करते हैं, ना कि प्रतिनिधि डिसाइड करते हैं कि हमारा जनता कैसा हो। अगर जनता चाहेगी जिस प्रतिनिधि को चुनना, उसी को अपने सरकार में सत्ता में आने देगी और उसी को वोट देगी और उसके बाद जो है वो प्रतिनिधि अपने सरकार बनाएगी। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं और चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखते होंगे, इसलिए वो ऐसा निर्णय ले रहे हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, एक निश्चित टाइमलाइन के लिए चुना जाता है।
5 साल का गवर्नमेंट होता है, 5 साल में अच्छे काम करती है तो जनता फिर से उनको मतलब कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर 5 साल के अंदर वो अच्छा काम नहीं करती हैं, जनताओं के विश्वास पे खरा नहीं उतरती हैं, तो फिर वो जो है सफलिंग का भी काम हो जाता है या उनको चेंज भी कर दिया जाता है। उनको इस बार फिर से वो अवसर नहीं मिल पाता है जो कि पिछले बार उन्हें मौका दिया गया था, इस बार किसी और को मौका दिया जाता है। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है और सरकार फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब वो लोग उसे बार बार चुने। जैसा अगर कोई नेता, कोई प्रतिनिधि अच्छा काम करेगी तो जनता उससे बार बार चुनेगी। अगर कोई प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगी तो वो प्रतिनिधि से केवल 5 साल के लिए नेता रहेगी, 5 साल के लिए सत्ता में रहेगी, उसके बाद फिर जनता उसको चेंज करके फिर नए प्रतिनिधि को चुनेगी। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होता है जब वह लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों को सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीके, इसमें पार्टिसिपेशन के और क्या अलग तरीके हो सकते हैं। तो चुनाव 5 वर्ष में एक बार होता है। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना कर के भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। जो सरकार अच्छा काम करती है उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जिनको उनके काम समझ में नहीं आते हैं या जिनको उनका काम पसंद नहीं आता है तो उनकी आलोचना करके भी अपना पार्टिसिपेशन मतलब बताती हैं कि हम इसमें भागीदारी हैं, हम इससे असहमत हैं या हम इससे सहमत हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने उनका अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में किया था। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाया और सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए कि लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्होंने लोगों की मांग को मानना ही पड़ा और बिजली के बढ़े दामों को कम करना पड़ा, घटा दिया गया। सरकार को अपना यह निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार थी। तो इसलिए जनता का जो अधिकार है, अगर मान लीजिए कि किसी भी सामान का कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया या पेट्रोल का दाम जो अभी 105 रुपये जो चल रहा है, कुछ स्टेट्स में कम होंगे, अगर ये 150 रुपये का चला गया, ठीक, तो जो जनता होंगी वो आंदोलन करके कुछ अभियान चलाएंगे, जैसे हस्ताक्षर अभियान हो गया, जुलूस निकालेंगी, बहुत सारे जगह कैंडल जलाए जाएंगे और ये प्रतिनिधि के विरुद्ध जो है ये आपत्ति जताई जाएगी कि ये जो पेट्रोल है इसका प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रतिनिधि इस मामले को संज्ञान में लेगी और इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पेट्रोल का प्राइस जो है वो कम करना ही होगा उनको, क्योंकि उनको जनता ने चुनकर भेजा है। अगर ऐसा नहीं करती है तो ये जनता में जो है उनके प्रति जो है वो आक्रोश बना रहेगा, जिससे कि उनको आने वाले समय में नुकसान उन्हीं को होगा, प्रतिनिधि को ही होगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने भी आते हैं, जुलूस भी आते हैं, जुलूस भी आते हैं, हड़ताल भी आता है, हस्ताक्षर अभियान भी आता है, ये सब शामिल होता है। इनके जरिए जो बातें गलत हैं या न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। ये जो तरीका है जिसे धरना दिया जाता है, जुलूस निकाला जाता है, हड़ताल किया जाता है, हस्ताक्षर अभियान चलाया जाता है, तो ये सब जो तरीका है ये इस बात को संबोधित करती हैं कि जो प्रतिनिधि के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है वो बातें गलत भी हैं, न्याय संगत नहीं है, ये उनके सामने लाया जाता है ऐसे कार्यों को करके या ऐसे तरीकों को अपना के।
अखबार, पत्रिका एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखबार, पत्रिका मतलब जो मैगज़ीन होता है, जो न्यूज़पेपर होता है, टेलीविज़न होता है, ये सब भी जो है बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता है। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वो आंदोलन करे और जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलित, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक रूप में और भी मजबूत होता है। और अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे और गांव की गली में कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है और उसमें भाग लेने के लिए कौन कौन है और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसा काम कर रही है। आप देखते होंगे कि जहाँ सरकार अच्छा काम करती है वहाँ जनता का जो है अप्रिसिएशन रहता है, जनता का सपोर्ट रहता है, जनता विश्वास दिखाती है और फिर से उन्हें सत्ता में लेके आती है। लेकिन जहाँ सरकार अच्छा काम नहीं करती है, जनता के लिए काम नहीं करती है, जनता के जीवन को अच्छे से प्रभावित नहीं कर पाती हैं सकारात्मक वे में, तो फिर जनता क्या करती है कि उनको सत्ता से निकाल देती हैं और फिर जो है वह अगले टर्म में एक नए प्रतिनिधि को लेके आती हैं जो कि उनकी इच्छाओं के लिए या उनके बेहतर जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए कोई अच्छा निर्णय ले सके। विवादों का समाधान कैसे होता है? तो आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है, और ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्मों और क्षेत्रों में आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, और ऐसा तब भी होता है कि जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे कि अन्य लोगों को भय और असुरक्षा की भावना फैलती है अन्य लोगों में। और सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि वो विवादों का समाधान करे। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इस प्रकार के हिंसात्मक जो भी विवादें होती है उनका शांतिपूर्वक समाधान करें। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि सरकार इनके संविधान में क्या भूमिका निभाती है। अब धार्मिक जुलूस होता है या उत्सव होता है, कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे धार्मिक जुलूस है, उत्सव है, कई बार ऐसे समस्याओं का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले या कई बार विवाद का कारण बन सकता है। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग में उत्तेजित हो जाते हैं और कभी कभी जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। और सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो जिनसे हिंसा भड़क उठे। वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान निकल सके, विवाद ज़्यादा आगे न बढ़े। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है और सबको इसको मानना पड़ता है, और विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको येलो कलर से पूरा एकदम हाईलाइट किया गया है। नदियाँ भी कई बार विवादों का कारण बन जाती हैं। अब बहुत सारे स्टेट में नदी विवाद का भी बहुत बड़ा इशू होता है कि बहुत सारे स्टेट में जो है वो नदियों की जो सीमाएं होती हैं, कुछ स्टेट का मानना है कि ये नदी हमारे स्टेट में पड़ती है, तो कुछ स्टेट का मानना है कि ये नदी हमारे स्टेट में पड़ती है। नदियाँ भी जो है कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों में से होकर गुजरती हैं या बहती हैं, तो जिन राज्यों से नदी गुजरती हैं उनके बीच
में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक तमिलनाडु के बीच, अब देखिए, उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहे के बारे में सुना होगा। अब तमिलनाडु और कावेरी, तमिलनाडु और कर्नाटक नदी जो है, ये दो स्टेट हैं, भारत के दो स्टेट हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनके बीच कावेरी नदी को लेके पानी को लेके हमेशा विवाद में रहा है। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम में आता है और इस पानी से बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। और तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई होती है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे दृश्य में दिखाया गया है कि पिछले 30 वर्षों से दो राज्य के बीच में जो है विवाद मुद्दा का कारण बना रहने का जो बावजूद जो है कावेरी शांत भाव से बहती रही है। मतलब ये दो स्टेट के बीच में ये जो नदी बह रही है वो दो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एक साइड में तमिलनाडु है, एक साइड में जो है कर्नाटका है। अब दोनों स्टेटों के कहने का अपना अपना अर्थ है कि ये नदी जो है वो इनके हिस्से में पड़ती है, तो ये नदी का पानी उनको मिलना चाहिए। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक का कृष्ण राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, तो तमिलनाडु का मेटूर बांध जो है वह निचली छोर पे है। मेटूर बांध में पानी तभी भरा जाता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इसमें विवाद उत्पन्न होता है और तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है और ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। दोनों राज्य में पानी का सही बंटवारा हो पाए। अब समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार में मुख्य विचारों में से एक है समानता और न्याय। उनका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब जो है वो कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक जो है दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। आप देखते होंगे कि जो जहाँ पे छोटे कास्ट के लोग रहते हैं या छोटे जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव किया जाता है। उनको बहुत मतलब कभी कभी घरों में घुसने नहीं दिया जाता है, मंदिरों में जाने का परमिशन नहीं मिलता है, उनसे एकदम हीनता के दृष्टि से देखा जाता है। मतलब स्कूल्स में भी मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता है ठीक से, और हमेशा जो है उनको एकदम दरकिनार करके रखा जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत देश में सब लोग बराबर हैं और आप लोग खुद से विचार कर सकते हैं कि ऐसा करना, अगर मान के चलिए कि ऐसा अगर आपके साथ होता है तो वो कितना बुरा एम्बैरेसिंग फील होगा आपको। तो ठीक वैसा ही सामने वाले के साथ अगर होता है तो उनको कितना बुरा लगता होगा। पहले हालात यह था कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, वो कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है और न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी से व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। और जैसे कि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग जो है वो लड़कों की देखभाल जो है वो लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो कि समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते हैं। जैसे कि हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता है जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत एवं अन्यायपूर्ण है और इसे दूर करने के लिए सरकार कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिसमें कि लड़कियों के साथ होने वाले
अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। और उदाहरण के स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस को खत्म कर या कम करने का प्रावधान किया गया है। ये सब भेदभाव का एक प्रकार है। इसमें कुछ 200 कुछ पॉइंट्स ऊपर में छूटे हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। ये जो पेज है, पेज नंबर 42 वाला जो है वो पेज हम लोग से मिस हुआ था, ये इतना सारा पार्ट। तो ये यहाँ पे कार्टून के माध्यम से दर्शाया गया है, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ किस पर सहमति या सहमति प्रकट की जा रही है। यहाँ पे ये जो दो लोग जो हैं वो किस प्रकार से अपने बातों को पक्ष में रख रहे हैं। तो हाल बुरा नहीं है, ज़रूर पास के किसी गांव के नल से पानी आ रहा होगा। ये दोनों का व्यंग है इस पर, ठीक है। संपादक के नाम चिट्ठी है, पोस्टरों पर रोक लगे, दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं और कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों और साइन बोर्डों पर चिपका दिया जाता है। यहाँ तक कि सड़क के नक्शे पर भी जो है इसे चिपका दिया जाता है। और सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इस तरह के पोस्टर पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये जो है वो पोस्टर पर रोक लगाने का जो है वो आग्रह किया जा रहा है। कार्रवाई जो है इसमें देखते हैं कि यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार जो है गिरावट आ रही है और जंगल चोर उनका शिकार करके उन्हें मार रहे हैं और यह काम वे अपनी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। और सरकार ने इस मुद्दे को पूरी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया है और सरकार ने इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की संख्या में वृद्धि के लिए प्रयास करने चाहिए, उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, नए कानून लाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे आने वाले 10 साल में बाघ जो हमारे प्राणी हैं वो विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा इनका कहने का अर्थ है। और सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा अवश्य दे, क्योंकि जब मुसीबत का समय आता है तो सरकार ऐसे प्रयास जरूर करती है कि जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा भी देते हैं, उनको भत्ता भी दिया जाता है, बाढ़ पीड़ितों को भत्ता भी दिया जाता है, अनाज भी दिया जाता है और उनके रहन सहन का जो है वो अपने लेवल से जो है वो प्रयास भी करती है सरकार। और क्या छूटा है, अब यहाँ पे कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं। जैसे इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं और हम लोग जैसे टॉपिक पढ़ लेंगे, टॉपिक पढ़ने के बाद जो है हम लोग अभ्यास के प्रश्न भी देखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी जो है वो ब्रॉड होता चला जाए कि हम लोग कैसे सोचते भी हैं। और ऐसे आप लोग अभ्यास को पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ अभ्यास को कि किस तरह से जो है आप इसमें समझ सकते हैं। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में आंसर लिखना है, जो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा उसके बेस पे जो क्वेश्चंस है उसके भी आंसर लिखने हैं। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। अभी के हिसाब से जो श्वेत और श्वेत करके जो डिफरेंसेस होते थे अभी के समय में, उसमें दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा। किन विभिन्न तरीक़ों से लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे हमने बताया उसमें कि जुलूस निकालते हैं, हड़ताल करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। ये सब प्रक्रियाएं जो हैं वो सरकार के विभिन्न तरीक़ों में भाग लेकर जो हैं अपने पक्ष विपक्ष को रखते हैं। विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की क्यों ज़रूरत पड़ती है। सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाती है। और पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं, इसके बारे में
इसमें उत्तर लिखने को कहा जा रहा है। और ये जो हमने बताया कि कावेरी नदी के बारे में, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु के दो स्टेट का जो विवाद है, ये लगभग 30 साल से जो है ये नदी विवाद जो चलता आ रहा है। और इस पर भी और धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे चैप्टर वाइज आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसके बारे में भी और डिटेल्स हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। और भी बहुत बहुत कुछ जानकारियाँ हैं लेने को, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और डीप नॉलेज होता जाएगा हमको, और हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको एकदम स्मूथ वे में, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो चैलेंज है, उसको बहुत ही अच्छे से हम लोग उसको ख़त्म करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो। तो प्लीज़ लाइक करें और सपोर्ट करें ताकि ये दूर दूर तक लोगों के पास जाए और वो हमारे चैनल के माध्यम से अपने जीएस सेक्शन को और बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।